हेलो एवरीवन। देखिए, जो आज का लेक्चर है इसमें हम लोग आयरन कार्बन फेज डायग्राम या आयरन सीमेंटाइट फेज डायग्राम के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। और अगर मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मटेरियल साइंस का। अब तक मैंने जितने भी लेक्चर बनाए हैं उन लेक्चर में अगर आप मुझसे पूछो कि सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर कौन सा है तो वो आज का लेक्चर है जो होने वाला है। और इस लेक्चर को डेवलप करने में मैंने उतने ही एफर्ट लगाए हैं जो आपको लेक्चर कवर करने के बाद में दिखेंगे, राइट। और डिटेल में अगर बात करें कि इस लेक्चर में क्या कवर होगा तो अपन देखेंगे कि जो फेजेस प्रेजेंट है आयरन कार्बन डायग्राम में उनकी स्टडी करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं, उसको देखेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो इस फेज डायग्राम में आती है वो सब डिस्क्राइब करेंगे। और कुछ एलॉइंग एलिमेंट्स, मतलब जो आयरन कार्बन डायग्राम में या आयरन सीमेंटाइट सिस्टम में अगर अपन डाल रहे हैं तो उनका क्या क्या इफेक्ट होता है वो अपन देखने वाले हैं, राइट। थोड़ा सा अगर एक शॉर्ट में तुमको छोटी सी एक झलक दिखाऊं तो वो ये है, ये देखो, दिख रहा होगा। ये डायग्राम पूरा अपने को पढ़ना है। अभी तो मैंने बना रखा है बट इसको गायब कर देंगे, अपन फिर से पूरा ड्रॉ करेंगे। ये फेजेस के बारे में कुछ डिटेल्स है, उसके बाद में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन, कुछ रिएक्शंस और ये एलॉइंग एलिमेंट का कुछ इफेक्ट, राइट। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में कवर होने वाली, ठीक है। अब अपन सीधा स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो अब जरा यहाँ पे फोकस करो। क्या होता है आयरन कार्बन फेज डायग्राम? इसके और भी अलग अलग नाम है। आयरन सीमेंटाइट भी बोलते हैं इसको, या फिर सीमेंटाइट का ही नाम होता है आयरन कार्बाइड, राइट, Fe3C। तो आयरन सीमेंटाइट या आयरन कार्बाइड फेज डायग्राम भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये एक इक्विलिब्रियम डायग्राम है, ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। इक्विलिब्रियम डायग्राम्स क्या होते हैं? ऐसे डायग्राम्स जो टाइम के साथ में उनमें प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आएगा वो फेजेस में, तो उनको अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम डायग्राम, ठीक। अभी डिटेल में देखेंगे और लेक्चर में कि एक्चुअली इसमें एक मेटा स्टेबल फेज एग्जिस्ट करता है। तो एग्जैक्ट 100% इसको इक्विलिब्रियम डायग्राम नहीं बोलना चाहिए, बट एक एजम्पशन है वो मैं आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है। और ये आयरन कार्बन जो डायग्राम है ये आपको आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज अपन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसको गायब कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि अपन इस डायग्राम को फिर से बनाने वाले हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या क्या ट्रिक्स हैं, किस तरीके से डायग्राम को बनाया जा सकता है, ठीक है। ओके, देखो, सबसे पहले तो ऐसा है भैया, बक्सा बना लो यार, ठीक है। बक्सा तो समझते ही हो क्या चीज़ होती है। अरे रेक्टेंगल बोल दो यार, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल में ऐसा है, देखो, डायग्राम बनाने की सिर्फ एक ट्रिक याद रखो। 3 हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है और भैया 3 चिड़िया तुमको उड़ाना है, ठीक है। मेरे सर ने मेरे को जैसा सिखाया था वैसा ही सिखा रहा हूँ तुमको, और बहुत आसानी से तुमको याद हो जाएगा कैसे बनाएंगे। 3 हॉरिजॉन्टल लाइन में बनाऊंगा। देखो, ये पहली हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पे कहीं बनाई, राइट। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं क्योंकि इसका एक एंड जो है वो मुझे लेके जाना है कहाँ तक, 0.02% तक। जो भी बोल रहा हूँ वो सब तुमको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो, ये थोड़ी सी छोटी बनेगी, ठीक है। ओके, एक तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने से पहले ऐसा है, एक ट्रायंगल बना लो ऊपर भैया, ऐसा कुछ, ठीक है। ये दिख रहा है एक ट्रायंगल। अब क्या किया अपन ने, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, ये लो, ये एक छोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो तुमको दिखा कि टोटल 3 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, और मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। इतना कंस्ट्रक्शन कर लिया। उसके बाद में कुछ नहीं यार, अपने को 3 चिड़िया उड़ाना है, ठीक। कैसे उड़ाओगे? पहली चिड़िया भाई तुम यहाँ से उड़ाओगे, ये जो ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ से तुमने इस जगह पे कोई ऐसा एक पॉइंट लिया और इसको थोड़ा सा चिड़िया का शेप दे देते हैं, उड़ती हुई चिड़िया, ठीक है। ये देखो, ऐसा कुछ,
ऐसा कुछ, ठीक है। और चाहो तो ये जो दूसरा वाला एंड है इसको थोड़ा सा डॉटेड कर सकते हो, ठीक है। मतलब ऐसे समझ लो कि भैया चिड़िया का एक पंख जो है वो थोड़ा ख़राब है, टूट गया है। दूसरी चिड़िया किससे उड़ाओगे भैया? दूसरी चिड़िया तुम उड़ाओगे ऐसे, रुको बताते हैं। एक पॉइंट और था, यहाँ पे बीच में लेना है कहीं, ठीक है, इन दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में। वहाँ से तुमने भैया ऐसा लिया, एक एक कुछ ऐसा, और एक कुछ, एक कुछ ऐसा, ठीक है। ये तुमने दूसरी चिड़िया बना दी भाई, ठीक। तीसरी वाली कैसे बनाओगे? अरे भैया यहाँ से इसको जोड़ दो ऐसा, और इसको थोड़ा सा कर्व दे सकते हो। उसके बाद यहाँ से इसको ऐसा कर दो। चाहो तो स्ट्रेट लाइन ही रहने दो, वरना चाहो तो ऐसा कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। कुछ बुक्स में देखोगे ये स्ट्रेट लाइंस बनी होती है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस तो स्ट्रेट ही हैं, बाकी ये जो कर्व है ये तुमको दिखेगा कि ये कर्व जो स्ट्रेट लाइन बने होते हैं, तो उससे ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करने वाला है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। और बाकी एंड में यहाँ से इसको एक ऐसा जोड़ दो, और इसको ऐसा लेके आ जाओ, जैसा हर बार अपन करते हैं। यूटेक्टिक सिस्टम आपने पढ़ा होगा पीछे, मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। तो ये अपन ने आयरन कार्बन फेज डायग्राम जो है उसको कंस्ट्रक्ट कर लिया। बस शुरू में एक ये पॉइंट भी बचा था कि इसको यहाँ से यहाँ जोड़ना है, एक ये हो गया बस। ये पूरा आयरन कार्बन डायग्राम का तुमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब तुमको क्या क्या इसमें याद रखना है वो चीज़ देखो। वर्टिकल एक्सिस पे एज यूजुअल तुमको पता है क्या होता है। वर्टिकल एक्सिस पे अपने को पता है टेम्परेचर होता है। अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करें तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या होगा? परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे हो जाएगा परसेंटेज ऑफ कार्बन है, राइट। इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ तो 0% कार्बन है, मतलब कि यहाँ पे प्योर आयरन एग्जिस्ट कर रहा है। अपन एक्चुअली क्या कर रहे हैं, आयरन था, आयरन के अंदर कार्बन इंक्रीज करते जा रहे हैं, कार्बन बढ़ाते जा रहे हैं, कार्बन का अमाउंट, ठीक। और उसी में जो जो फेजेस बने उसको अपन यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा है कि यहाँ पे देखो कुछ कंपोजिशन जो तुमको याद रखना है वो ये है, जो जो लाइंस में यहाँ पे डॉटेड डॉटेड नीचे लेके जा रहा हूँ इनके कंपोजिशंस आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये है 0.02, ठीक है। ये वाला है 0.8, ये है 2.1%, ये है 4.3%, और इधर आ जाएगा एट द एंड 6.67%, ठीक है। 6.67% जब कार्बन होता है आयरन के अंदर तो वो एक इंटरमेटेलिक कंपाउंड बना लेता है जिसको अपन बोलते हैं सीमेंटाइट, Fe3C। इसीलिए आपने शुरू में ध्यान दिया हो तो मैंने लेक्चर का नाम क्या रखा है, आयरन सीमेंटाइट फेज डायग्राम। Fe3C जो है वो एक इंटरमेटेलिक कंपाउंड है, उसके बारे में भी अभी डिटेल में अपन बात करेंगे, ठीक है। बस ऐसे समझो कि इस पूरी वर्टिकल एक्सिस पे यहाँ पे अगर आ गए तुम तो क्या है, सीमेंटाइट है, ठीक है, जबकि इस तरफ क्या था, आयरन था, ठीक। अब ऐसा है और कुछ फेजेस अगर अपन यहाँ पे लिखे कि क्या क्या फेजेस प्रेजेंट है, तो फेजेस लिख लो यार। यहाँ पे लिक्विड प्रेजेंट है ऊपर की तरफ, सॉलिड में ये हुआ एक अल्फा फेस, यहाँ पे एक होगा गामा फेस, और इस जगह पे एक होगा डेल्टा फेस, ठीक। 3 सॉलिड फेज और एक लिक्विड फेज है, और एक सीमेंटाइट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद में अगर टेम्परेचर्स की बात करें तो टेम्परेचर भी तुमको याद होना चाहिए। टेम्परेचर जो है इस पॉइंट पे, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये बनी है 725 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कुछ बुक्स में 727 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ये दूसरी जो ऊपर वाली लाइन है ये बनी है 1150 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कुछ बुक्स में 1147 भी होगा, ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करने वाला। और अपन बात करें तो एक इस पॉइंट का टेम्परेचर आपको अपने को पता होना चाहिए, ये हो जाएगा 910 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे आएगा अप्रॉक्सीमेटली 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1535 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन का जो टेम्परेचर आने वाला है वो है 1493, ठीक। इतना डेटा आपको याद रखना है।
उसका कुछ रीज़न है, क्योंकि देखो ऐसा है, आयरन कार्बन डायग्राम के बहुत से क्वेश्चन आएंगे, कुछ रिएक्शंस होती यूटेक्टिक, यूटेक्टॉइड, पेरीटेक्टिक, मोनोटेक्टिक, ये रिएक्शंस जो हैं इन पे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको ये डायग्राम याद होगा, ये डायग्राम आपके दिमाग में फिट होगा, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होने वाले रिएक्शंस में, ठीक है। तो इसलिए आपको ये डायग्राम याद रखना है। कुछ पॉइंट्स जो हैं उन पॉइंट्स के मैं नाम दे देता हूँ। इस पॉइंट को मैंने ई बोला, इस पॉइंट को मैंने ई डी बोला, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने पी नाम दिया और इस पॉइंट को मैंने एम नाम दिया, ठीक है। जो बीच के फेजेस हैं उनका नाम तुम लिख सकते हो, जैसे ये गामा फेज है, ये लिक्विड फेज है, तो इस फेज में क्या एग्जिस्ट कर रहा होगा, अगर मैंने हॉरिजॉन्टल टाई लाइन खींची वो गामा फेज और लिक्विड फेज की बाउंड्री को टच कर रही, मतलब बीच में क्या लाई करेगा, गामा प्लस लिक्विड, राइट। क्लियर है क्या? तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ भैया, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है गामा प्लस लिक्विड। इसी तरीके से इस रीजन में होगा लिक्विड प्लस सीमेंटाइट। इसी तरीके से ये जो ये वाला पूरा रीजन है, ठीक है, उसमें क्या एग्जिस्ट कर रहा होगा, उसमें होगा गामा प्लस, बोल दो क्या, सीमेंटाइड Fe3C, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टाई लाइन खींची, इधर सीमेंटाइड है, इधर गामा है, ठीक है। ऐसे ही भैया इस रीजन का नाम बता सकते हो, अरे इस रीजन का नाम बता सकते हो क्या, अल्फा प्लस गामा होगा क्या, अरे बोल दो यार, अल्फा प्लस गामा होगा। सिमिलरली क्या इस रीजन का नाम बता सकते हो, इस रीजन का नाम हो जाएगा डेल्टा प्लस गामा। जो ये ऊपर वाला रीजन बना है इसका नाम बता सकते हो क्या, इसका हो जाएगा डेल्टा प्लस लिक्विड। क्लियर है क्या? ठीक है। अगर चाहो तो इसमें अपन थोड़ा सा चित्रकारी कर देते हैं, कुछ कलर डाल देते हैं, ठीक है, तो थोड़ा दिखने में ज़रा, समझ रहे हो ना, दिखने में थोड़ा मस्त हो जाएगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। ये पी पॉइंट को किसी और नाम से दिखा देते, ये लो पॉइंट पी, ये रहा, ओके, ठीक है। अरे ठीक है भैया, समझ में आया क्या? तो भैया देखो, अपन ने सारी जगह जहाँ जहाँ कलर डाल सकते थे वहाँ वहाँ अपन ने कलर डाल दिए हैं, ठीक है, राइट। एक बार वो शॉर्ट में रिवाइज करूं भैया, तुमने 3 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, उसके बाद में 3 चिड़िया उड़ा देना, 2 चिड़िया ऐसी सीधी उड़ाओ, ठीक है, ये पहली चिड़िया, ये दूसरी चिड़िया, तीसरी चिड़िया ऐसी उल्टी उड़ा दो, ये तुमने 3 चिड़िया उड़ा दी। ऊपर अपन ने सबसे पहले एक ट्रेंगल बना ही लिया था, बस उसके बाद में यार जो कुछ जगह बची है इसको इससे ऐसा जोड़ दो, फिर यहाँ पे ऐसा जोड़ दो, यहाँ पे ऐसा, बस एक यही तो था, ठीक है। इस तरीके से जोड़ दो, ये तुम्हारा आयरन कार्बन डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जो टेम्परेचर्स हैं, तो नीचे के ये जो जितने कंपोजिशन लिखे हैं उतने कंपोजिशन तुमको याद रखना है, टेम्परेचर जो जो मैंने लिखे हैं वो टेम्परेचर तुमको याद रखना है, ठीक। अब भैया ऐसा है कि यहाँ पे जो पॉइंट्स अपन ने डिस्क्राइब किए हैं उन पॉइंट्स के कुछ नाम हैं और कुछ उनकी स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उनको अपन थोड़ा सा बस लिख लेते हैं कि भाई क्या क्या नाम है, ठीक है। जो ई पॉइंट है वो है यूटेक्टिक पॉइंट, क्या है, यूटेक्टिक पॉइंट। ईडी जो है वो है यूटेक्टॉइड पॉइंट, ठीक है, यूटेक्टॉइड पॉइंट। यूटेक्टिक से तो आप भली भांति परिचित होंगे, लेकिन आई थिंक दिस यूटेक्टॉइड पॉइंट इज न्यू टू यू, यू आर लिसनिंग दिस यूटेक्टॉइड पॉइंट फर्स्ट टाइम। पी जो है वो पेरीटेक्टिक पॉइंट है, ये भी आप पहली बार सुन रहे हैं कि भाई पेरीटेक्टिक पॉइंट भी कुछ होता है। और एम जो है वो है मोनोटेक्टिक पॉइंट, या फिर इनके नाम तो याद होंगे यार, मैंने जो लास्ट लेक्चर था गिब्स फेज रूल वाला, गिब्स फेज रूल में मैंने इन जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स की अपन ने डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट की थी और वहाँ पे एक रिजल्ट निकल के आया था बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये था कि भैया ये जो पॉइंट्स हैं ये सब इनवेरिएंट हैं। इनवेरिएंट का मतलब है कि चाहे प्रलय आ जाए लेकिन वो अपनी सीमा से, अपनी जगह से हिलने नहीं वाले, उनकी पोजीशन फिक्स है, क्योंकि उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 निकल के आई थी। लेकिन पॉइंट एम की अगर बात करें तो पॉइंट एम जो था वो वेरिएंट पॉइंट था। ये भैया वेरिएंट है, ये कहीं भी भग सकता है, बिकॉज इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 निकल के आई थी बाय द हेल्प ऑफ गिब्स फेज रूल, P + F = C+1। अरे याद है क्या यार? नहीं याद हो तो मेरा जो जस्ट पिछला लेक्चर है वो जाके देख लो यार, ठीक है, बोल दो यार। पॉइंट्स अपन ने डिस्क्राइब कर लिए भैया। अब
और कुछ पॉइंट्स है जो यहाँ पे बताना है अपने को, तो और कुछ रीजंस जो हैं उनके नाम लिखते हैं जल्दी से। एक, इस रीज़न का मुझे नामकरण करना पड़ेगा, एक इस रीज़न का मुझे नामकरण करना पड़ेगा, एक इस रीज़न का मुझे नामकरण करना पड़ेगा, और एक और आखिरी रीज़न बच्चा है वो ये है। बस अब तो हो गया यार, तुमने जंग जीत ली भाई। इतना आसानी से तुमने आयरन कार्बन डायग्राम बनाया है, अब कुछ बच ही नहीं रहा इसमें। ठीक, आयरन कार्बन डायग्राम को जरा 4-5 बार कॉपी में बना के देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना जिस तरीके से मैंने सिखाया है। ठीक है, एक्चुअली मेरा तरीका नहीं है यार, जो सर से मैंने पढ़ा था, स्वदेश सर से, उनका तरीका। ठीक है, अगर तुम इन 2 पॉइंट्स को फोकस करो, इन 2 रीजन को, तो भैया ऐसा है, ये है यूटेक्टॉइड पॉइंट। तो सबसे पहले तो रुको रुको रुको, सबसे पहले तो अपन कास्ट आयरन और स्टील के बारे में बात करें। तो ऐसा है कि जब आयरन के अंदर 2.1% कार्बन से कम कार्बन प्रेजेंट हो तो उसको आप बोलोगे क्या? अरे क्या बोलोगे? उसको आप बोल दोगे स्टील। ठीक है, तो देख लो जरा, यहां से यहां तक की मैं बात करूं तो यहां पे स्टील प्रेजेंट है, जबकि यहां से यहां तक अगर बात करें, मींस व्हेन अमाउंट ऑफ कार्बन इज बिटवीन 2.1% टू 6.67% इन द आयरन, देन दिस आयरन कार्बन एलॉय इज नॉन एज कास्ट आयरन। कास्ट आयरन इसलिए बोलते हैं क्योंकि भैया एक इसकी कास्टिंग करना इजी होता है। इस एरिया में अगर देखो कि मशी जोन जो है वो एज कंपेयर टू स्टील वाले एरिया में मशी जोन से कम है। ठीक, तो इसलिए इसका नाम कास्ट आयरन पड़ा था। मशी जोन जहाँ पे कम होता है तो उसकी कास्टिंग करना इजी होता है। ठीक है, तुमने स्टील और कास्ट आयरन तो देख लिया। अब इस रीजन का नाम देखो, यूटेक्टॉइड पॉइंट के पहले वाला जो है, यूटेक्टॉइड पॉइंट के पहले वाला, तो वो हो जाएगा हाइपो। हाइपो मीन्स बिफोर, हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील, क्योंकि भैया अभी अपन स्टील के अंदर। अरे बोल दो यार, क्या इसी तरीके से इसका नाम बता सकते हो क्या तुम यार? अरे बता दोगे क्या इसका नाम? बोल दो यार, इसका नाम हो जाएगा हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील, क्योंकि यूटेक्टॉइड पॉइंट के बाद में, ठीक, यूटेक्टॉइड पॉइंट के बाद में, तो बाद में अगर हुआ, बाद में हुआ तो हाइपर। ठीक, हाइपो मतलब मैं यहां लिख देता हूं शॉर्ट में। ठीक है, किस तरफ लिखूं? इधर लिख देता हूं। हाइपो मतलब होता है बिफोर और हाइपर मतलब होता है आफ्टर। बस भैया हो गया। इसी तरीके से क्या इस जगह पे नाम लिख सकते हो क्या? ये कंसिडर करो, ये था पॉइंट ई। पॉइंट ई था यूटेक्टिक पॉइंट, तो यूटेक्टिक के पहले ये हो जाएगा हाइपो यूटेक्टिक स्टील। स्टील नहीं, कास्ट आयरन के अंदर आ चुके हैं भैया, तो हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन। सिमिलरली क्या इसका नाम मैं हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन बोल दो क्या यार? अरे बोल दो यार। क्लियर है क्या यहाँ तक की बात? अरे सबको क्लियर है, समझ में आया क्या? क्योंकि ये यूटेक्टॉइड पॉइंट के बाद का कास्ट आयरन है। बोल दो यार। तुमने देखो बहुत ही आसानी से आयरन कार्बन डायग्राम बना लिया। जो 4 पॉइंट्स से जो इंपॉर्टेंट से बताना वो मैंने बता दिए। जो हाइपो हाइपर का कंसेप्ट है वो मैंने बता दिया। कंपोजिशन जो लिखे हैं और जो टेम्परेचर लिखे हैं वो आपको याद रखना है। उसके बाद तो अब कुछ बच ही नहीं रहा है यार इसमें। अब जो है हर एक चीज़ बहुत छोटी छोटी है। पहला सवाल ये उठता है कि सर आपने यहाँ की चिड़िया के पंख क्यों काटे, उसके पंखों को खराब क्यों बनाया, डॉटेड डॉटेड क्यों बनाया है? ऐसा है, देखो मैंने इसका आंसर बहुत ढूंढने की कोशिश की थी, एग्जैक्टली कहीं मिला नहीं, बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मटेरियल साइंस की उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअली ये किस लाइन को डिनोट कर रहा है। ये जो लाइन है ये डिनोट कर रहा है तुम्हारी लिक्विडस लाइन को, कि लिक्विड फेज और मशी जोन को जो लाइन सेपरेट कर रही है। ठीक, तो यहाँ पे भी ये लिक्विडस लाइन ही है, लिक्विड रीजन और मशी जोन को जो सेपरेट कर रही है। तो ऐसा है, इसको डॉटेड इसलिए बनाया होगा, कुछ बुक्स में जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स है वहाँ पे डॉटेड होता है, अगर तुम सॉलिड भी बना दोगे तो चलेगा, बट डॉटेड इसलिए बनाया होगा कि ये जो लिक्विडस बाउंड्री है उसकी जो रेंज है वो फिक्स नहीं हो रही होगी, कि इस रीजन में जब तुम रहोगे तो लिक्विड और जो मशी जोन है, ठीक है, उसको तुम
एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर पा रहे होगे कि किस जगह पे मशी जोन स्टार्ट हो गया, किस जगह पे एकदम पूरा प्योर लिक्विड था। इसलिए आई थिंक उन्होंने थोड़ा डॉटेड डॉटेड दिखाया है उसको, राइट। रीज़न कुछ और भी हो सकता है यार, ठीक है, मैं और ढूंढूंगा, पता पड़ेगा तो बिल्कुल आपको बताऊंगा। अगले लेक्चर में अपन इसको कवर कर लेंगे अगर मुझे पता पड़ता है तो, राइट। उसके बाद अगर और अपन बात करें तो अब भैया ऐसा है कि इसमें अपन सीधे क्वेश्चंस पे देखते हैं। ट्रिक मैंने बता दिया कि ट्रिक क्या है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ और 3 चिड़िया उड़ा दो, उसके बाद में ये टेम्परेचर से याद रखो, तुम्हारा काम हो चुका है, ठीक है। ये इसकी ट्रिक थी। अब ऐसा है कि जो जो फेजेस यहाँ पे आए हैं, अल्फा फेज, गामा फेज, डेल्टा फेज और लिक्विड फेज और सीमेंटाइड, इन फेजेस के बारे में अपन थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि बीटा फेज यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है, तो वो क्वेश्चन भी अपन कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं अल्फा फेज के बारे में। तो अल्फा जो होता है उसको बोलते हैं फेराइट। क्या बोलते हैं? सिंपली फेराइट। अगर मैंने बाय डिफॉल्ट बोला कि भैया फेराइट बन रहा है, तो फेराइट बन रहा है इसका मतलब है कि मैं बोल रहा हूँ अल्फा फेज जो है वो बन रहा है, ठीक। फेराइट बोल दो या अल्फा आयरन बोल दो। क्या होता है ये? तो ये है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन बीसीसी आयरन, ठीक है। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन बीसीसी आयरन, ठीक। सबसे पहले तो एक चीज समझो कि जो आयरन होता है, आयरन के अंदर जब तुम कार्बन डालते हो तो तुम अगर पीरियोडिक टेबल भी तुमको पता हो तो आयरन का एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन, ठीक है। 27 के आसपास होता है, कार्बन का 12 होता है। तो जो इनका साइज़ है, साइज़ में डिफरेंस ज़्यादा होता है। इस वजह से जब कार्बन को तुम डालोगे आयरन के अंदर तो ये इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन बनाता है। ये बात ध्यान रखना, क्या बनाएगा? इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो वही पॉइंट लिखा है, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन बीसीसी आयरन। इंटरस्टिशियल मतलब अरे दो आयरन के एटम के बीच में जो गैप है वहां पे घुस के कार्बन बैठेगा, ठीक। टेट्रागोनल वॉइड्स होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं, उन वॉइड्स में जाके ये कार्बन बैठता है और वो एक सॉलिड सॉल्यूशन बनता है जिसको इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अगर तुमको याद हो तो इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन जब मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पे ये बोला था कि ये सॉलिड सॉल्यूशंस कभी भी 100% सॉल्युबिलिटी लिमिट नहीं शो करते हैं, इनमें कंप्लीट सॉलिड सॉल्युबिलिटी नहीं होती है। मतलब तुम एक चीज़ देखो, इस डायग्राम में ऐसा नहीं होगा कि भाई तुम यहाँ से चले थे 0% आयरन और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते 100% कार्बन बचाए, और सॉरी यहाँ से जब चले थे तो 0% कार्बन था, या बोल दो 100% आयरन था, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 0% आयरन बचाए, पूरा का पूरा जो है कार्बन बन चुका है। ऐसा नहीं होगा भैया, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन है, ठीक। इंटरस्टिशियल में कभी भी जो इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी है वो जो पेरेंट एटम है उसको पूरा 100% रिप्लेस नहीं करेगी, ठीक। ये सब मैं कवर कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब भैया आगे बात करते हैं कि बीसीसी के अंदर भैया कार्बन को डाल दिया, उससे बनेगा अपना फेराइट फेस, ठीक। बीसीसी स्ट्रक्चर्स भी इन जनरल अगर बात करें तो थोड़े सॉफ्ट ही होते हैं, तो ये जो फेज है ये अपना सॉफ्ट मटेरियल है। अगर सॉल्युबिलिटी लिमिट बोले तो इसमें मैक्सिमम 0.02% कार्बन ही ऐड किया जा सकता है। इसका मतलब मैं बोल दूं कि ये जो फेराइट फॉर्म है उसमें ऑलमोस्ट आयरन ही आयरन प्रेजेंट है, मतलब ये प्योर आयरन ही हुआ एक तरीके से। जैसे यहाँ पे देखो अल्फा फेज में तुम देखो मैक्सिमम कितना परसेंट कार्बन तुम ऐड कर सकते हो, तो यही होगा ना, ये लाइन तुम नीचे खींच दो, बस यही तो एंड पॉइंट है अल्फा फेज का। तो भैया यहाँ पे क्या लिखा है? 0.02, मतलब तुम अल्फा फेज के अंदर मैक्सिमम 0.02% कार्बन ऐड कर सकते हो। बोल दो यार, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही ऑस्टेनॉइड फेज, ऑस्टेनॉइड फेज या मैं बोल दूं गामा आयरन, ठीक। गामा जो है उसको क्या बोलते हैं अपन? ऑस्टेनॉइड बोलते हैं। तो गामा फेज जो होता है वो है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन इन एफसीसी आयरन, ठीक। ये थोड़े और हाई टेम्परेचर पे बनता है कि भैया रूम टेम्परेचर पे तो तुम्हारा अल्फा आयरन था, ठीक, ये अल्फा आयरन था नीचे पूरा सॉलिड, उसको जब तुम भैया और हॉट करते गए, गर्म करते गए, तो थोड़ा ऊपर गए, जब अप्रॉक्सीमेटली मतलब इस टेम्परेचर के ऊपर 725 के ऊपर तुमको दिखने लगेगा कि गामा आयरन जो है वो एग्जिस्टेंस में आ चुका है, ठीक। तो थोड़े हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, वो एफसीसी में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे था बीसीसी स्ट्रक्चर, ठीक, अरे अल्फा वाला बीसीसी था, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जब अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगा, एफसीसी बना, तभी तो तुम बोलोगे कि कोई नया फेज आ गया यार। बोल दो यार, अरे फेज चेंज होने की कंडीशन है ना यार, क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो चेंज होना चाहिए ना यार। बोल दो यार। तो गामा जो है या ऑस्टेनॉइड जो है वो क्या है? एफसीसी आयरन है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है।
हाईली सॉफ्ट और डक्टाइल होता है भैया। फेस सेंटर्ड क्यूबिक के बारे में अपन ने पढ़ा था कि ये मटेरियल हाईली सॉफ्ट एंड डक्टाइल होते हैं, डक्टिलिटी भी बहुत तगड़ी होती है। अगर इसमें तुम सॉल्युबिलिटी लिमिट की बात करो तो 2.1% मैक्सिमम कार्बन तुम इसमें ऐड कर सकते हो, राइट। डायग्राम में देखो, डायग्राम से तुमको समझ में आएगा। ये देखो भाई, गामा पॉइंट का, गामा का एंड बाउंड्री यही है ना, अरे गामा फेस की एंड बाउंड्री यही है ना, और इस बाउंड्री पे तुमको दिख रहा है कितना परसेंट कार्बन प्रेजेंट है, कितना परसेंट प्रेजेंट है, 2.1% कार्बन प्रेजेंट है, बोल दो यार। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि गामा में मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी लिमिट जो है, मैक्सिमम कितना कार्बन तुम ऐड कर सकते हो, तो 2.1% कार्बन ऐड कर सकते हो। क्या रीज़न हुआ कि भाई बीसीसी में सिर्फ 0.02% था, एफसीसी में 2.1% कार्बन है। एक्चुअली ऐसा है, जो अल्फा आयरन था वो बीसीसी स्ट्रक्चर था। जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है उसमें ओवरऑल नंबर ऑफ एटम्स कम है, तो उसमें जो प्रोड्यूस होने वाले इंटरस्टिशियल वॉइड्स हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, उन वॉइड्स का अमाउंट कम है, ठीक, उनकी संख्या कम है, उनका नंबर कम है। जबकि एफसीसी में तुम देखोगे, तुमने अपन ने पढ़ रखा है, एफसीसी में टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं एटम्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी स्ट्रक्चर वो 4 होते हैं, तो 4 होते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर बात करें तो जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते हैं वो बीसीसी के कंपैरिजन में ज़्यादा होंगे, उनका साइज भी ज़्यादा होगा। तो एफसीसी जो है वो ज़्यादा कार्बन को अपने वॉइड्स के अंदर स्टोर कर सकता है। इसलिए तुम देखोगे कि यहाँ पे 2.1% कार्बन है, जबकि बीसीसी जो था उसमें 0.02% कार्बन ही था। ये भी बहुत डिटेल की चीज़ मैंने बता दी अंदर की, ठीक है। इंटरव्यू में इस तरीके का पूछ सकते हैं। उसके बाद में एक फेज़ आता है डेल्टा फेज। ये भी फेराइड फेज है, ठीक है, क्योंकि ऐसा है, फेराइड मतलब अपन इन जनरल रेफर करते हैं बीसीसी स्ट्रक्चर को। तो ऐसा है कि जब तुम ऑस्टेनॉइड से और उसको गर्म करते करते ऊपर पहुँचे, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आ गए, तो एक फेज़ आने लग गया एग्जिस्टेंस में, जो था वापस से जो आयरन है जो अभी एफसीसी स्ट्रक्चर में था वो बीसीसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने लगा, मतलब तुम उसको बोलोगे फेराइड, ठीक। नीचे भी फेराइड था ना, अल्फा। बस बात क्या है कि भाई ये फेराइड जो है अपने प्रीवियस फेराइड से थोड़ा सा डिफरेंट है, हाई टेम्परेचर पे बन रहा है, तो इसको अपन ने डेल्टा फेराइड बोला। स्ट्रक्चर सेम है इसका, बीसीसी स्ट्रक्चर है और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे बन रहा है। तो अगर प्रैक्टिकली बात करें तो इसका ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि अपन उतने हाई टेम्परेचर पे वर्क नहीं करने वाले आयरन के साथ में, ठीक है, इन जनरल, ठीक। तो ये डेल्टा फेराइड जो है, टोटल सॉलिड्स में 3 फेजेस इंपॉर्टेंट थे। एक था फेराइड, अगर बाय डिफ़ॉल्ट फेराइड बोला तो उसका मतलब है क्या, अल्फा फेज। फिर था ऑस्टेनॉइड, वो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, मैक्सिमम वर्क अपन ऑस्टेनॉइड के साथ करेंगे, जो कि था गामा फेज। उसके बाद में डेल्टा फेराइड, ठीक। एक सॉलिड फेज और आता है, इंटरमेटेलिक कंपाउंड है ये है सीमेंटाइड या Fe3C, इसको बोलते हैं आयरन कार्बाइड। जो आयरन कार्बन डायग्राम में जो राइट पे जो बाउंड्री थी पूरी, ये जो वर्टिकल लाइन है वो पूरी वर्टिकल लाइन 6.67% की जो वर्टिकल लाइन है, ये पूरी लाइन किसको डिनोट कर रही है, सीमेंटाइट को या आयरन कार्बाइड को। मतलब जब आयरन के अंदर कार्बन जो है 6.67% हो जाता है तो वो एक इंटरमेटेलिक कंपाउंड बना लेता है, ठीक। उस कंपाउंड का नाम क्या है, सीमेंटाइट है, ठीक। सीमेंटाइट बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, हार्ड और ब्रिटल कंपाउंड है। तो इंटरमेटेलिक कंपाउंड ऑफ आयरन एंड कार्बन विथ 6.67% कार्बन इन इट, ठीक। जो राइट वर्टिकल बाउंड्री है वो इसी को डिनोट कर रही है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये मेटा स्टेबल फेज है। क्या है ये, मेटा स्टेबल फेज। मेटा स्टेबल का मतलब ये होता है कि ये फेज कुछ समय के लिए स्टेबल है, ठीक। इक्विलिब्रियम कंपाउंड नहीं है, मतलब ये समय के साथ में चेंज होते जाएगा, ठीक। लेकिन बात क्या है कि वो समय सेवरल ईयर्स होंगे, ठीक। मतलब जो सीमेंटाइड होता है ना, क्या होता है कि ये जो Fe3C है, जब इसको तुम 600 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हो फॉर सेवरल ईयर्स, ठीक, तो भैया ये अल्फा आयरन और ग्रेफाइड में टूट जाता है। ये जो सिंपल अपना कार्बन है ये हो गया ग्रेफाइड और ये अपना अल्फा आयरन फेराइड, ठीक। पर ये कारनामे बहुत टाइम तक, बहुत सालों तक तुमको करना पड़ते, तब होगा ये काम। इसलिए अगर कोई तुमसे पूछे कि सीमेंटाइड है कौन सा फेज, तो बोलोगे मेटास्टेबल फेज है, लेकिन या नॉन इक्विलिब्रियम फेज है। लेकिन फिर भी ये जो आयरन कार्बन डायग्राम है उसको अपन इक्विलिब्रियम डायग्राम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यार जो
सीमेंटाइट का डीकम्पोजिशन रेट है, डीकम्पोज होने का, कंपाउंड में टूटने का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, ठीक, बहुत हाई रेट से, उल्टा बोल रहा हूँ, बहुत लो है, डीकम्पोजिशन रेट बहुत लो है, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो डीकम्पोजिशन रेट बहुत लो है, ठीक, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, अप्रॉक्स इक्विलिब्रियम डायग्राम ही कंसिडर कर लेते हैं, ठीक। सारे फेसेस हो गए। अब भैया आओ जरा, एक और इम्पॉर्टेंट टेम्परेचर है जो कि मैंने इस डायग्राम में नहीं बताया था, वो था 768 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। अब देखो यही चीज़ को अगर मैं इस डायग्राम में दिखाऊं तो इसी चीज़ को अपन डायग्राम में समझते हैं। 768 डिग्री टेम्परेचर जो है वो किस जगह पे आएगा भैया, अबे 725 पे जाओ, 725 के ठीक ऊपर, जरा सी ऊपर मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, ठीक है भैया। ये 768 डिग्री सेंटीग्रेड की लाइन होगी क्या? अरे अंदाजा लगा रहे यार, मैं तुमको सिर्फ ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस डायग्राम में बीटा फेस क्यों नहीं आया। अब ये जो लाइन थी ये थी भैया मान लो 768 डिग्री सेंटीग्रेड की लाइन, ठीक। अब जब इन्वेस्टिगेटर्स ने ये खोज की कि भैया जो 768 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो क्यूरी पॉइंट है, मतलब उसके नीचे अगर तुम हो, मतलब मान लो मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 768 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ रहा हूँ, तो भैया जो आयरन है वो क्या है, मैग्नेटिक है, या और प्रिसाइजली मैं बोल दूँ कि वो फेरोमैग्नेटिक है। लेकिन इसके ऊपर वो नॉन मैग्नेटिक हो गया, उसने अपना मैग्नेटिज्म लॉस कर दिया, या मैं बोल दूँ पैरामैग्नेटिक बन गया। तो उन्होंने क्या समझा इन्वेस्टिगेटर्स ने, उनने बोला कि यार इसका फेस चेंज हुआ होगा, राइट। तो उन्होंने क्या किया, ये जो अल्फा फेस था, अल्फा फेस की बाउंड्री सिर्फ इतनी रखी, और ये जो 768 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये वाला पोर्शन है उसको उन्होंने नाम दे दिया बीटा, ठीक, क्या नाम दे दिया, बीटा फेस। लेकिन भैया जब स्टडी और प्रोग्रेस की, स्टडी ने, इन्वेस्टिगेटर्स ने और खोज की, तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि इस अल्फा फेस का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर था वो था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी। फिर उन्होंने देखा कि ये जो बीटा फेज है उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, तो वो भी भैया निकल के आया बीसीसी। अब भैया अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है तो भैया फिर ऐसा कैसे बोल सकते हो तुम कि यार फेस चेंज हो गया, क्योंकि फेस चेंज होने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड कंडीशन है वो है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए। यहाँ पे भी बीसीसी था, यहाँ पे भी बीसीसी है, तो फिर भैया बीटा नाम देना जो है वो नाइंसाफ़ी होगी, गलत होगा, उसके साथ भेदभाव होगा। तो भैया कंक्लूजन ये निकल के आया कि ये जो फेज़ है ये बीटा फेज़ नहीं है, ये कौन सा फेज़ है, ये अल्फा ही फेज़ है। और जो ये कारनामे हुए कि मैग्नेटिज्म में लॉस हुआ, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से नहीं हुआ, ये कुछ दूसरा फिनोमिना है, ठीक है। आपने इन जनरल पढ़ा होगा कि यार हाई टेम्परेचर पे मैग्नेटिज्म लॉस हो जाता है, तो ये वो वाली चीज़ थी। लेकिन इसका रीज़न क्रिस्टल स्ट्रक्चर में चेंज होना नहीं है, इसलिए एट द एंड बात ये निकल के आई कि भैया बीटा फेज जो उन्होंने इनिशियली नाम दिया था उसको गायब किया, बोला ऐसा कोई बीटा फेज एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओवरऑल ये पूरा अल्फा फेज ही रहेगा। तो इसलिए जब भी तुम आयरन कार्बन डायग्राम देखोगे तो तुमको दिखेगा कि उसमें कोई बीटा फेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ अल्फा है, गामा है और डेल्टा है, राइट। और ये जो 768 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था उसको तुम बोलते हो क्यूरी पॉइंट, क्या बोलते हो, क्यूरी पॉइंट। दिस इज द टेम्परेचर अबव विच आयरन लॉस्ट इट्स मैग्नेटिज्म एंड बिलो विच आयरन रिटेन्स इट्स मैग्नेटिज्म, ठीक है। ऊपर की बात करें 768 डिग्री सेंटीग्रेड के ठीक ऊपर, तो तब भी अल्फा आयरन ही है क्योंकि वो बीसीसी स्ट्रक्चर ही था, ठीक। नीचे बात करें 768 डिग्री सेंटीग्रेड के, तब भी अल्फा आयरन ही है, वो अभी भी बीसीसी है। बस बात ये आएगी कि यहाँ पे ये मैग्नेटिक है, यहाँ पे ये नॉन मैग्नेटिक है। या अगर कोई और डिटेल में लिखना चाहे तो वो लिख ले कि मैग्नेटिक मतलब फेरोमैग्नेटिज्म बोल दो, नॉन मैग्नेटिक मतलब पैरामैग्नेटिज्म बोल दो, ठीक। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। अब अपन आगे अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है कि वाई देयर इज़ नो बीटा फेज ऑन द आयरन सीमेंटाइट फेज डायग्राम, वही सब पॉइंट लिखा हुआ है जो मैंने ऑलरेडी तुमको बता दिया, ठीक है। और ये जो नोट्स हैं, नोट्स की जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट बॉक्स में भी चेक कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपके जो डाउट्स होते हैं वो डाउट्स भी अपन देख लेंगे कुछ, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो आयरन कार्बन फेज डायग्राम में आपको दिखने वाली है, ठीक। उन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पे आते हैं। और भैया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एग्जाम में तुम देखोगे कि जब जब भी इतिहास में मटेरियल साइंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है तो भैया वहाँ पे आपको इन रिएक्शंस में से एक ना एक क्वेश्चन दिख ही जाएगा, ठीक। याद रखने का तरीका क्या है, कुछ नहीं, दिमाग में डायग्राम फिक्स कर लो,
दैट्स इट। अगर डायग्राम फिक्स है तुम रिएक्शन वही बनाओगे। तुम अभी मेरे से डायरेक्ट पूछोगी सर यूटेक्टिक रिएक्शन बताओ, मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं क्या करूंगा, प्रोसेस ये रहेगी कि मैं दिमाग में याद करूंगा, अच्छा यूटेक्टिक जो थी तो मेरे को जाना है यूटेक्टिक पॉइंट ई पे। पॉइंट ई पे ये हुआ था कि लिक्विड आता है और नीचे आ जाता है गामा प्लस Fe3C, तो लिक्विड कन्वर्ट होगा गामा प्लस Fe3C में, वो हो जाएगी यूटेक्टिक रिएक्शन। समझ में आया क्या? देखो देखो देखो, दिखा देते हैं शक्ल। ये रहा यूटेक्टिक पॉइंट, पॉइंट ई ये रहा। लिक्विड कन्वर्ट हुआ, अगर तुम कूल करते करते यहाँ से आ रहे हो नीचे की तरफ तो भैया लिक्विड था ऊपर और लिक्विड अब कन्वर्ट हो जाएगा दो सॉलिड्स में, विच इज़ गामा प्लस Fe3C। ठीक, ये रिएक्शन किस टेम्परेचर पे हो रही है? 1150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हो रही है, और जो लिक्विड का कंपोजिशन था वो था 4.3% कार्बन। ठीक, और जब वो दो सॉलिड फेजेस गामा प्लस Fe3C में कन्वर्ट होता है तो उनमें कार्बन का क्या परसेंटेज है वो पता करने के लिए तुमने जस्ट नीचे एक टाई लाइन खींची। ठीक, और जस्ट नीचे अगर तुम एक टाई लाइन खींचोगे तो टाई लाइन के एंड पॉइंट्स में बोल सकता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली 2.1%, और यहाँ पे तो दिख ही रहा है 6.67% पे आ रहे हैं। मतलब 4.3% कार्बन वाला लिक्विड कन्वर्ट होगा 2.1% कार्बन वाले गामा फेज में और 6.67% कार्बन वाले सीमेंटाइड में। ठीक है क्या? अरे समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? बस यही चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं यार अपन। अब क्या बच रहा है यार? कुछ भी नहीं है यार, तुम खुद बता रहे हो कि क्या क्या रिएक्शंस होने वाली, कैसे होगा। यूटेक्टिक रिएक्शन बोला, पॉइंट ई याद रखो, पॉइंट ई याद रखना, और अपन इक्वेशन जो है वो बना सकते हैं कि भैया लिक्विड कन्वर्ट हुआ था किस में, कूल करने पे वो कन्वर्ट हुआ था गामा प्लस Fe3C में। गामा में अभी अपन ने देखा 2.1% कार्बन था, और Fe3C में अपन ने देखा कितना, उसका तो फिक्स है यार 6.67% कार्बन होता है। Fe3C तो जिस जगह तुमको दिख जाए आंख बंद करके बोल देना। क्या क्या बोलोगे? कि उसमें 6.67% कार्बन है। ठीक है, 4.3% था। ओके, देखो मुझे भी याद नहीं है। ठीक, डायग्राम बना के रखो, डायग्राम से ही सब कुछ होता है। अगर डायग्राम फिट हो दिमाग में तो सारा कुछ हो जाएगा। लिक्विड में 4.3% कार्बन था, कूल करने पे ऐसा होगा और हीट करने पे उल्टा हो जाएगा कि दो सॉलिड फेजेस को अगर तुम हीट करोगे वो एक लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और टेम्परेचर भी तुमको याद रखना है कि ये रिएक्शन होती है कितने पे, 1150 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसी से तुम इन जनरल जनरल यूटेक्टिक रिएक्शन लिख सकते हो कि एक लिक्विड कन्वर्ट हो जाए दो सॉलिड्स में, सॉलिड 1 और सॉलिड 2, और ये रहा लिक्विड, ये रहा सॉलिड 1, ये रहा सॉलिड 2। ठीक, तो इन जनरल यूटेक्टिक रिएक्शन मतलब कोई भी दूसरे फेज डायग्राम में भी अगर हो तो यूटेक्टिक रिएक्शन ऐसी होगी। ठीक है, कूल करने पे ये हो गया, हीट करने पे ये हो गया। ठीक, ये तुमने इन जनरल यूटेक्टिक रिएक्शन लिख ली, बाकी आयरन कार्बन डायग्राम की बोल दो यार। ठीक, अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरा वापस से इस डायग्राम में आओ। इस डायग्राम में भैया मुझे ये बताओ कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है। प्योर आयरन मैंने पूछा, या छोड़ो मैंने प्योर आयरन भी नहीं दिया, मैंने बोला आयरन का मेल्टिंग पॉइंट बताओ। ठीक, कुछ लोग ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उन्होंने बोला सर 1150 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने बोला बेटा शाबाश, तुमने आंसर गलत बताया। अगर आयरन लिखा है मतलब वो इन जनरल प्योर आयरन की ही बात कर रहा है। प्योर आयरन जो है वो इस वर्टिकल एक्सिस पे, तो जरा इस वर्टिकल एक्सिस पे देखो कि प्योर आयरन कब लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो रहा है। जब तुमने अब बहुत ध्यान से फोकस किया तो तुमने देखा कि ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के नीचे तक सारा सॉलिड फेजेस था, इस पॉइंट के जैसे ही ऊपर में पहुंचा वहां पे लिक्विड आ गया, मतलब 1535 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो आयरन है या प्योर आयरन है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 1535 डिग्री सेंटीग्रेड। बोल दो यार। अब मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि भैया आयरन कार्बन का एक एलॉय है, या मैं बोल दूँ आयरन सीमेंटाइट सिस्टम है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बताओ। या आयरन कार्बन फेज डायग्राम है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बताओ। तो भैया यहाँ पे ऐसा है कि मैंने एलॉय की बात कर दी, तो एलॉय में ऐसा है कि लिक्विड फेज, अब तुमको बीच के रीजन में आना पड़ेगा, वर्टिकल बाउंड्री पे नहीं देखोगे तुम, बीच के रीजन में देखोगे कि बीच के रीजन में ऐसा कौन सा पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है जिसके ऊपर तो लिक्विड है और उसके जस्ट नीचे सॉलिड हो गया। जब तुमने अपनी निगाहें दौड़ाई तो तुमको दिखा एक पॉइंट ई। ठीक, चीते की फुर्ती से तुमने बोल दिया कि सर यूटेक्टिक पॉइंट जो है वही उसका मेल्टिंग पॉइंट है आयरन कार्बन एलॉय का, और वो था
किस टेम्परेचर पे? 1150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। बोल दो यार। तो क्या ये दो कंसेप्ट क्लियर हुए? जो दो पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आयरन बोल दूँ या सिंपली आयरन बोल दूँ, वो कितना है? कितना है? 1535 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। जबकि आयरन सीमेंटाइट का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होगा 1150 डिग्री सेंटीग्रेड। अपना यूटेक्टिक पॉइंट जो है वो सिंपली, ठीक है। अगली रिएक्शन आती है यूटेक्टोइड रिएक्शन। भैया यूटेक्टोइड रिएक्शन जैसे ही बोला पॉइंट ईडी, पॉइंट ईडी, ईडी पॉइंट कहाँ है? ये रहा भैया। अब तुम खुद बताओगे यूटेक्टोइड रिएक्शन क्या होती है भैया, ये रहा, ठीक। तुमने चीते की फुर्ती के साथ बता दिया कि भैया पॉइंट ईडी पे ये हो रहा है कि गामा फेस था, वो गामा फेस कन्वर्ट हो रहा है किसमें? अच्छा, इस रीजन का नाम नहीं लिखा था। ये जो नीचे का पूरा रीजन है ना, मतलब एक टाई लाइन अगर अपन यहाँ पे खींचे एसी, ठीक, तो ये टाई लाइन की जो एंड पॉइंट्स है वो किसको टच कर रहे हैं? राइट में दिख रहा है सीमेंटाइट को टच कर रहे हो, लेफ्ट में दिख रहा है अल्फा फेस को टच कर रहे हैं। मतलब कि इस नीचे के रीजन में क्या एग्जिस्ट करेगा? क्या एग्जिस्ट करेगा? अल्फा प्लस सीमेंटाइट Fe3C, ये इतने पूरे रीजन में, ठीक है। तो मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि पॉइंट ईडी जो यूटेक्टोइड पॉइंट है उस पर क्या हुआ? उस पर ये हुआ कि भैया जो गामा फेज है वो गामा फेज डायरेक्ट कन्वर्ट होगा किसमें? दो सॉलिड फेस, फेराइट और सीमेंटाइड में, ठीक। तो तुमने इन जनरल यूटेक्टोइड रिएक्शन बता दी कि एक सॉलिड टू डिफरेंट सॉलिड्स में कन्वर्ट होगा कूल करने पे, या टू डिफरेंट सॉलिड हीट करने पे एक थर्ड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, वो थी यूटेक्टोइड रिएक्शन। बोल दो यार, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? लिख सकते हो खुद से, खुद से लिखना। अगर चेहरा देखना चाहते हो तो मैंने ये रिएक्शन यहाँ पे लिख रखी है, ठीक। ट्राई करो यार, अब तो खुद से लिख लो। ये रहा ईडी पॉइंट, एक सॉलिड दो सॉलिड में कन्वर्ट होगा कूल करने पे, जबकि हीट करने पे उल्टा हो जाएगा यार। बोल दो यार, ये ऊपर हो गया कूल, नीचे हो गया हीटिंग। किस टेम्परेचर पे होती है? ये होती है 725 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तुम कंपोजिशन भी क्या याद रखने की ज़रूरत है इनको? नहीं। जैसे ही सीमेंटाइड आया, आंख मीच के तुमने सपने में भी बोल सकते हो यार, पेड़ से बोल दोगे यार, अब तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं कि 6.67% कार्बन है। बोलो यार। गामा फेज और अल्फा फेज जो है, अरे आयरन कार्बन डायग्राम बना लिया अगर तुमने, तो आयरन कार्बन डायग्राम बना लिया तो फिर वहीं से बताओ ना यार। मुझे भी नहीं याद है यार ये चीज़, अरे मुझे भी नहीं याद रहती, थोड़ा गरीब पढ़ता हूँ मैं इसमें मटेरियल साइंस में, ठीक है। बस मेरे को तो डायग्राम याद देता है, डायग्राम देख के करता हूँ काम। देखो गामा जो था उसमें कितना कार्बन का परसेंट है? ये लिखा है 0.8%, 0.8%। जैसे ही बना अल्फा प्लस Fe3C, अल्फा मतलब यहाँ पे तुम एक लाइन खींचोगे, टाई लाइन जस्ट नीचे 725 के, ये जो पॉइंट है वो अप्रॉक्सीमेटली जा रहा है 0.02% कार्बन पे। मतलब अल्फा के अंदर कितना है? 0.02% कार्बन। सीमेंटाइट के अंदर तो तुमको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कितना है। तो क्या तुमने कंपोजिशन भी पता कर लिए कि 0.8% कार्बन वाला ऑस्टेनॉइट कन्वर्ट होगा किसमें? 0.02% कार्बन वाले फेराइट में और 6.67% कार्बन वाले सीमेंटाइट में। बोल दो यार। ये क्लियर है क्या ये चीज़? ठीक है, समझ में आया। अब देखो एक आखिरी पॉइंट है, एक और पॉइंट है, पेरिटेक्टिक रिएक्शन, वो आती है। तो पेरिटेक्टिक रिएक्शन क्या होती है वो अपन देखते हैं। अच्छा, एक ये पॉइंट था कि ये जो यूटेक्टोइड रिएक्शन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये क्या है, इसमें गामा फेस का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। गामा फेस पे अपन वर्क करने वाले हैं। हीट ट्रीटमेंट जब पढ़ेंगे तो स्टील में बेसिकली इसी पे अपन वर्क करेंगे, बहुत सारी हीट ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जितनी भी अभी तक अपन ने पढ़ी है, ठीक। एक होता है पेरिटेक्टिक रिएक्शन। पेरिटेक्टिक रिएक्शन के लिए भैया तुमको आना पड़ेगा उस ऊपर वाले ट्रायंगल पे। कहाँ पे? ऊपर वाले ट्रायंगल पे। ये अपन आए ऊपर वाले ट्रायंगल पे, ठीक। ये रहा पॉइंट पी, ये रहा पॉइंट पी, ठीक। वहाँ पे तुमने फोकस किया, वहाँ पे तुमने देखा कि ऊपर ये जो ग्रीन वाला है, ऊपर है डेल्टा प्लस लिक्विड और नीचे आ गया गामा। तो डेल्टा प्लस लिक्विड कन्वर्ट होगा किसमें? गामा में। बोल दो यार, ठीक। इसके कंपोजिशन जो है, ये जो आइसोथर्म है, उस आइसोथर्म को याद रखो। उस आइसोथर्म पे क्या क्या कंपोजिशन है, तो वो कंपोजिशन मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख रखे, ठीक है।
ऐसा कुछ होता है। ये देखो, अब तुम समझ गए ना, ये वही आइसोथर्म है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इधर डेल्टा फेस, ये हो गया डेल्टा प्लस लिक्विड फेस, और नीचे ओवरऑल, नीचे क्या है, पूरा का पूरा गामा है। ठीक। तो अगर पेरिटेक्टिक रिएक्शन लिखना है मतलब पॉइंट पी याद रखो, पॉइंट पी याद रखो, और तुम उससे बोल सकते हो कि डेल्टा प्लस लिक्विड, ठीक, कन्वर्ट हो रहा है कूल करने पे, किसमें, गामा फेज में। कंपोजिशन लिख सकते हो डेल्टा में, तुम देखो डेल्टा जो है वो इस टाई लाइन के इस तरफ डेल्टा लिखा है, तो डेल्टा में जो है कंपोजिशन लिखा है 0.1% कार्बन। लिक्विड जो है, लिक्विड जो है वो इस तरफ ऊपर की तरफ यहाँ पे लिक्विड होता है, तो लिक्विड के लिए मतलब तुम इस पॉइंट पे फोकस करोगे, मतलब 0.5% कार्बन है। ठीक है। और गामा जो है, गामा का दिख रहा है कि ये नीचे जो है ये पूरा गामा है, मतलब ये वाला जो कंपोजिशन है वो लिखोगे, तो मतलब 0.2%। ठीक है। ये कंपोजिशन जो है नहीं भी याद रखोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ऊपर की दो रिएक्शन थी उनके कंपोजिशन भी याद रखना, कंपोजिशन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक। और जो ये कंपोनेंट्स बन रहे थे इनके कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे, वो नाम जो है वो अपन ने नहीं लिखे थे, तो ये नाम भी लिख लो कि ये जो यूटेक्टिक रिएक्शन है ये आपको देती है क्या, ये है लेडी बोराइट, लेडोबोराइट। ठीक है। ये देगी लेडेबोराइट। ठीक है। जो भी प्रेजेंट, जो भी प्रोनाउंसिएशन करना हो यार, स्पेलिंग मेरे को लगता है मैंने सही लिखी है, सर्च कर लेना। ठीक है। तो ये लेडोबोराइट देगी। ठीक। अल्टरनेट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट होता है ये। ठीक है। जबकि जो यूटेक्टोइड रिएक्शन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड अपने को देने वाली है, जिसका नाम है परलाइट। ठीक है। क्या है इसका नाम, परलाइट। ठीक है। परलाइट क्यों बोलते हैं इसको, वो सब मैं बताऊंगा। जो फिंगरप्रिंट होता है ना, फिंगरप्रिंट, ठीक है, उसके जैसा दिखता है, वो सीप होती है ना, पर्ल, पर्ल होता है मोती। ठीक है। तो मदर ऑफ पर्ल जो है वो होता है, वो जो सीप होती है ना जिससे मोती बनता है, तो वो सीप को तुम देखोगे, है ना, अरे समुद्र में होती है। ठीक है। उसको तुम देखोगे तो उसमें जो है ऐसे फिंगरप्रिंट में अपने जैसे ऐसे दिखते हैं ना, फिंगरप्रिंट जो होता है, ठीक इसी तरीके से परलाइट एग्जिस्ट करता है जब उसको माइक्रो स्ट्रक्चर में देखते हैं। तो वहीं से मदर ऑफ पर्ल के जैसा ये दिख रहा है, सीप के जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको बोला परलाइट। ठीक। डिटेल में और बातें होंगी इसके बारे में। ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन माइक्रो स्ट्रक्चर कवर करेंगे कि अभी क्या है, अभी अपन ने सिर्फ रिएक्शंस देखी, जब माइक्रो स्ट्रक्चर में बताऊंगा तो वहाँ पे आपको ये समझ में आ जाएगा। पेरिटेक्टिक रिएक्शन क्लियर है क्या, यहीं से तुम क्या जनरल पेरिटेक्टिक रिएक्शन बता सकते हो क्या, कि भैया एक सॉलिड है, एक सॉलिड फेस और एक लिक्विड फेस मिल के कूल करने पे कन्वर्ट हो गए किसमें, अरे किसमें हो गए, एक दूसरे सॉलिड फेज में, तो उसको तुमने बोल दिया पेरिटेक्टिक रिएक्शन। ठीक। एक और होता है पेरिटेक्टोइड रिएक्शन। ये पेरिटेक्टोइड रिएक्शन जो है ये आयरन कार्बन डायग्राम पे नहीं है। ठीक है। ये आयरन कार्बन डायग्राम पे मौजूद नहीं है। ठीक। लेकिन न्यूमेरिकल्स में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए ये भी लिख लो। कुछ नहीं, इसकी ट्रिक है कि यूटेक्टोइड रिएक्शन का अपोजिट होता है। ठीक। यूटेक्टोइड रिएक्शन क्या थी, याद करो, जो पॉइंट ईडी था वो था यूटेक्टोइड पॉइंट। ईडी पॉइंट पे क्या हो रहा था भैया, तुमने सोचा अरे भैया गामा फेज था, गामा कन्वर्ट होगा अल्फा प्लस Fe3C में, मतलब कि एक सॉलिड कन्वर्ट होगा दो सॉलिड में, कब, कूल करने पे। तो भैया उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, कूल और हीट तो सेम रहने वाला है, मतलब दो सॉलिड्स को मिला दो, दो सॉलिड्स को मिला दो, और उनको अगर तुम कूल करो तो कूल करने पे अगर एक तीसरा सॉलिड बन गया, उसको तुमने बोल दिया पेरिटेक्टोइड रिएक्शन। ठीक है। मुझे भी नहीं याद थी ये रिएक्शन, ट्रिक याद है भैया कि यूटेक्टोइड का अपोजिट होता है, बस मुझे तो ये याद है, और यूटेक्टोइड मुझे पता है, आयरन कार्बन डायग्राम मेरे दिमाग में फिट है। समझ गए क्या।
सारी रिएक्शन अपन ने कवर कर ली भैया, बहुत इज्जत से, बहुत शानदार तरीके से अपन ने सारी रिएक्शन कवर कर ली। छोटा मोटा जरा सा टॉपिक और बचा है तो उसको भी जल्दी से कवर कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन एक तो ये आता है, व्हाट हैपन्स इफ मोर देन 6.67% कार्बन इज एडेड इनटू आयरन। इंटरव्यू के हिसाब से क्वेश्चन है भैया, अगर कार्बन में तुम, आयरन में तुम 6.67% कार्बन से ज़्यादा कार्बन ऐड करते हो, उस परिस्थिति में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं भैया। तो ऐसा है, उस परिस्थिति में आयरन उल्टी कर देगा। क्या कर देगा आयरन? अरे वोमिटिंग कर देगा। वोमिटिंग कर देगा, उस बात का मतलब क्या है? उस बात का मतलब है कि आयरन जो है बोलेगा ना भैया हमारी लिमिट हो चुकी है, हम अब कार्बन को अब हम एक्सेप्ट करने ही नहीं वाले। 6.67% कार्बन हमारी मैक्सिमम लिमिट थी, हमारे अंदर इतने ही इंटरस्टिशियल वॉइड्स हैं कि हमने बस अब कार्बन को ले लिया, अब हमारा पेट भर चुका है, तुम दे दो कार्बन, अगर देना चाहो तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो कार्बन जो है वो आयरन के अंदर, आयरन सीमेंटाइड ये जो था Fe3C, इसके ऊपर बस ऐसे तैरते रहेंगे, ऊपर ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा। ठीक, अगर मान लो वो सॉलिडिफाई हो गया तो भी वो आएगा ऊपर ऊपर। ठीक, और वो कार्बन इकट्ठा रहने वाला है, वो आयरन के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि आयरन तो उल्टी कर चुका है, आयरन तो मना कर चुका है मैं अब लेने ही नहीं वाला। तो ये कार्बन वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। ऊपर उठ के इसलिए आ जाता है क्योंकि जो कार्बन की जो डेंसिटी है वो आयरन की डेंसिटी से छोटी होती है। तो भैया लो डेंसिटी कंपोनेंट है तो वो उड़ के तैर के ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। क्या क्वेश्चन का आंसर क्लियर है? अरे क्वेश्चन का आंसर क्लियर है, ठीक है। What happens if more than 6.67% carbon is added into iron? If more than 6.67% carbon is added in iron, it simply floats in the iron in the form of कार्बन फ्लेक्स। फ्लेक्स मतलब लेयर होता है, परत होता है, ठीक है, सतह होता है, ठीक है। फ्लोट्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन फ्लेक्स, या उनको मैं सिंपल ग्रेफाइट बोल दूँ, ठीक, बिकॉज डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ आयरन। ठीक है, क्या समझ में आया? एक और इंटरव्यू क्वेश्चन ये आ सकता है कि थोड़े से कुछ एलोइंग एलिमेंट जो है उनका इफेक्ट पूछ सकते हैं आयरन के ऊपर, कि भैया आयरन में अगर तुमने निकल डाल दिया क्या होगा, अगर आयरन में तुमने क्रोमियम या मोलिब्डेनम डाला तो क्या होगा, अगर आयरन में तुमने सिलिकॉन डाला तो क्या होगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। तो इनका देखो तुम खुद बताओगे आंसर क्या है। ऐसा है, निकल का तुमको याद है क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या था? बताया था मैंने। निकल जो है वो ऐसा था कि इसका FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर था, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब भैया FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर होने के कारण ये क्या चाहता है, अरे ये अपने ही तरीके का ढूंढता है। ठीक, अरे दोस्त होते ना, एक दोस्त है वो चाहेगा यार उसको उसके जैसा दोस्त मिल जाए, समझ रहे हो ना, तो ज़्यादा बॉन्डिंग बनेगी। तो ऐसी ही चीज़ यहाँ पे होने वाली कि भैया निकल ढूंढता है कि भैया FCC उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, तो वो बोलेगा कि यार जो फेजेस थे, डेल्टा फेज को तो भूल जाओ, डेल्टा को तो अपन हटा ही देते हैं, अल्फा फेज और ऑस्टेनॉइड फेज, गामा फेज, फेराइट और ऑस्टेनॉइड। फेराइट और ऑस्टेनॉइड में से किसी से दोस्ती करना हो तो निकल बोलेगा यार मैं तो जाऊंगा ऑस्टेनॉइड के पास, क्योंकि ऑस्टेनॉइड का स्ट्रक्चर जो है वो मेरे स्ट्रक्चर से मेल खाता है, वो भी FCC है, मैं भी FCC हूँ। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि भैया निकल को जब तुम आयरन के अंदर डालोगे तो वो ऑस्टेनॉइड की फॉर्मेशन को फेवर करेगा, बिकॉज वो भी FCC स्ट्रक्चर है, सो इट विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑस्टेनॉइड। इसका मतलब है ऑस्टेनॉइड की फॉर्मेशन को कैसे फेवर कर सकता है, कैसे वो ऑस्टेनॉइड के अमाउंट को बढ़ा सकता है। तो भैया ऐसा है, इधर आओ आयरन कार्बन डायग्राम में। अरे यूटेक्टोइड पॉइंट अभी 725 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अगर ये पूरी की पूरी ये जो यूटेक्टोइड आइसोथर्म वाली लाइन है अगर यहाँ आ जाए, नीचे आ जाए तो भैया गामा की रेंज बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? अरे गामा और ज़्यादा एरिया में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, बोल दो यार, क्लियर है क्या? तो भैया ये क्या करता है, जब निकल तुम डालोगे तो ये इस यूटेक्टोइड टेम्परेचर को घटा देता है, लोअर कर देता है। अगर घटा देगा तो मैं बोल दूंगा कि इसने ऑस्टेनॉइड की रेंज को बढ़ा दिया। बोलो यार, अरे समझ में आया क्या? इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि ये ऑस्टेनॉइड फॉर्मर है, बनाने वाला, ऑस्टेनॉइड को बनाने वाला, उसका अमाउंट इंक्रीज करने वाला। ठीक है, सिमिलरली क्या तुम अब ये बता सकते हो कि क्रोमियम और मोलिब्डेनम जो है वो क्या करने वाले हैं? अरे तुमने चीते की फुर्ती के साथ में खुद ही जवाब दे दिया। क्रोमियम और मोलिब्डेनम जो है वो BCC स्ट्रक्चर बनाते हैं। BCC स्ट्रक्चर बनाते हैं मतलब ये
कौन से दोस्त को पकड़ेंगे, ये पकड़ेंगे फेराइट को पकड़ेंगे, क्योंकि फेराइट का स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। बोल दो यार, क्लियर है क्या? ऐसा करने के लिए अब ये क्या चाह रहा है कि यार अल्फा जो है उसका अमाउंट बढ़ाना है, उसका रेंज बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाओगे? अरे वही जो यूटेक्टोइड पॉइंट था जो 725 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, जैसे ही क्रोमियम और मोलिब्डेनम डाला वो बोलेगा इसको और बढ़ाओ भैया, और ऊपर लेके जाओ, और ऊपर लेके जाओगे तो जो अल्फा अपना है उसकी रेंज बढ़ने वाली है। ठीक, देख लो डायग्राम में एक बार और, उसकी रेंज बढ़ने वाली है। ये देखो, ये देखो, ये जो अपना यूटेक्टोइड पॉइंट था ना, इसको और ऊपर लेके जाओ, और ऊपर लेके जाओगे तो ये जो 910 वाली लाइन है वो भी यहाँ कहीं आ जाएगी। ऐसा बनेगा उस केस में डायग्राम, अल्फा और बढ़ गया, अल्फा की रेंज और बढ़ गई। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? क्लियर है? तो क्या ऑस्टेनॉइड फॉर्मर और फेराइट स्टेबलाइजर, समझ में आया क्या चीज़ है? बोलो यार, बोल दो यार। तो क्रोमियम और मोलिब्डेनम ये काम करने वाले। एक और छोटा सा आता है कि भैया सिलिकॉन को जब तुम ऐड कर दोगे तो सिलिकॉन को ऐड करने से आयरन सीमेंटाइट सिस्टम में क्या होने वाला है। देखो सिलिकॉन क्या करता है, मैंने तुमको एक डिकम्पोजिशन बताया था अभी कि भैया ये जो सीमेंटाइड है ये क्या है, सीमेंटाइड मेटा स्टेबल कंपाउंड है, और उसकी अगर डीकम्पोजिशन रिएक्शन लिखना हो तो उसकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन ये होने वाली कि ये टूट जाएगा अल्फा आयरन और ग्रेफाइड में। ठीक, ये हो जाएगा ग्रेफाइड और ये हो जाएगा फेराइट। ठीक है, लेकिन इस रिएक्शन को होने में इसका डीकम्पोजिशन रेट बहुत बहुत ज़्यादा स्लो है। क्यों स्लो है? क्योंकि भाई सेवरल ईयर्स लगते हैं 600 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करने पे इसको। ठीक, जब तुम सिलिकॉन डालोगे ना भैया, ये डीकम्पोजिशन का जो ग्रोथ था, डीकम्पोजिशन का रेट था, उसको बढ़ा मारेगा, एक्सेलरेट कर देगा। ठीक, सिलिकॉन डालने से ये केस हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इट एक्सेलरेट डीकम्पोजिशन रेट ऑफ सीमेंटाइट टू फॉर्म ग्रेफाइट, या मैं उसको ऐसे ही बोल दूँ कि ये ग्रेफाइट के बनने को प्रमोट कर रहा है या ग्रेफेटाइजेशन को प्रमोट कर रहा है। समझ में आया सिलिकॉन क्या करने वाला है? क्लियर है क्या? ठीक है, ये था पूरा आयरन कार्बन डायग्राम का पूरा कंसेप्ट। जो जो मैं बता सकता था वो मैंने इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश की है। आई होप दैट आपको लेक्चर समझ में आया होगा, आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा लेक्चर। जो भी क्वेश्चन थे वो सब कवर किए हैं अपन ने इसमें। ठीक है, अब ऐसा है कि कुछ न्यूमेरिकल और जो माइक्रो स्ट्रक्चर है, अभी मैंने सिर्फ बताया परलाइट, लेडुबराइट, ठीक, नामकरण बताएं। अभी अपन देखेंगे कि भैया जब मैं इधर से नीचे आ रहा हूँ कि भाई हाइपो यूटेक्टोइड स्टील में हूँ तब कैसा माइक्रो स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, हाइपर यूटेक्टोइड स्टील में हूँ तब क्या चेंज आने वाला है, अगर हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन है तो क्या होगा, हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन तो क्या होगा, यूटेक्टिक है तो क्या होगा, यूटेक्टोइड है तो क्या होगा। ऐसे माइक्रो स्ट्रक्चर अपन स्टडी करने वाले हैं क्योंकि उनसे न्यूमेरिकल रिलेटेड है। जो फेजेस की कैलकुलेशन होती है ना, किसी ने बोला प्रो यूटेक्टिक फेराइड का अमाउंट बता दो। अरे अगर तुमको यही नहीं पता है कि माइक्रो स्ट्रक्चर में प्रो यूटेक्टिक फेराइड कहाँ पे बनता है तो तुम कैसे कैलकुलेट कर लोगे यार? समझ में आया क्या? तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें अपन माइक्रो स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। और अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो आपको पता है आपको क्या करना है। अपने दोस्तों के साथ में, अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ में, बॉयफ्रेंड के साथ में, सीनियर जूनियर सबके साथ में लिंक को शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। नोटिफिकेशन आइकॉन, एक बेल आइकॉन दिख रहा होगा वो दबा देना। उसको दबाने से ये होगा जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो डालूंगा आपको सूचना पहुंच जाएगी। ठीक है, अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो।